अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने भी एटम के बारे में मॉडल पेश किया था जिस तरह के डाल्टन ने पेश किया था। डाल्टन सबसे पहला आदमी था जिसने मॉडल पेश किया था, उसके बाद रदरफोर्ड है, फिर नील्स बोर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने भी काफ़ी बेहतर काम किए हैं। इन न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, प्रोटॉन की डिस्कवरी उसने की है। उसने 1911 में एक्सपेरिमेंट किया और प्रोटॉनों की अरेंजमेंट जो है ना एटम में बताई, उसके बारे में मालूमात हासिल की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो की उसने वो कुछ इस तरह थी कि उसने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, मैं डायग्राम भी उसका दिखाऊंगा। उसने एक जो है ना स्क्रीन ले लिया जो कि जिंक सल्फाइड से बना था, फोटोग्राफिक प्लेट भी हम उसे कह सकते हैं, और एक 3 गोल्ड फॉयल लिया। और उसने क्या किया, 3 गोल्ड फॉयल लिया और उसके सामने एक क्या कहते हैं उसे, रेडियोएक्टिव सोर्स रखा चैम्बर में, लेड चैम्बर में, ताकि उससे रेडिएशंस यानी एक जिस सीमत में वो चाहता था उस सीमत में निकले। मैं बताता हूँ। तो उसने जो है ना वो रेडियोएक्टिव सोर्स जो है ना उसने पोलोनियम ले लिया और उससे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे। उससे क्या निकल रहे थे? अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे। उसने तकरीबन 20,000 पार्टिकल्स जो है ना उससे निकाले और उसको चेक किया। और उसके ऑब्जर्वेशन भी मैं बताता हूँ, एक एक करके मैं उसकी सारी चीज़ें बताऊँगा। ये पूरा ये जो मॉडल है वो इसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन है। इसकी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मालूमात से इंशाल्लाह भरपूर होगी। तो मैं थोड़ा ये बताऊँ। ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। उसने एक्सपेरिमेंट किए कि उसके ज़रिए से हम एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर मालूम कर ले। फॉर दिस पर्पज़ ही यूज्ड अ 3 गोल्ड फॉयल। इस मकसद के लिए उसने एक इंतहाई पतला गोल्ड फॉयल इस्तेमाल किया जिसकी डायमीटर यानी मोटाई 0.00004 सेंटीमीटर थी। फिर उसने मैंने जो बताया कि गोल्ड फॉयल लिया और उसको जो है ना मतलब उसके इर्द गिर्द फोटोग्राफिक प्लेट जिसे हम यानी फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी कह सकते हैं जो कि जिंक सल्फाइड से बना था वो लगाया गोल्ड फॉयल के इर्द गिर्द। और उस पर क्या फोकस यानी किया, वो रेडियोएक्टिव सोर्स फोकस किया। और ये स्क्रीन का काम ये था कि जो रेडिएशंस निकलते हैं और उस पर लगते हैं तो वो मालूम होते जाएंगे। फिर उसने जो है ना उस गोल्ड फॉयल को बम्बार किया अल्फ़ा पार्टिकल से, जो कि एक रेडियोएक्टिव सोर्स से निकल रहे थे। और वो रेडियोएक्टिव सोर्स क्या था? पोलोनियम मेटल। डियर स्टूडेंट्स, देखें उसका डायग्राम कुछ इस तरह मैंने बनाया है, सिंपल सा। देखिए ये गोल्ड फॉयल है, मैंने नाम भी उसके साथ लिखा है। ये वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है और ये जो है ना लेड चैम्बर है एक बंद सा। ये सारे अतराफ से बंद हैं, सिर्फ एक तरफ से जो है ना खुला हुआ है और वो इस तरह फिट किया है कि उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं वो उस पर लगे, गोल्ड फॉयल पर लगे। तो इस गोल्ड फॉयल पर रेडिएशंस जो जब गिर रहे थे
तो उसने क्या मुशाहिदा किया, उसके ऑब्जर्वेशन इसके बारे में क्या थे। ये जो रेडिएशन निकल रहे थे ये अल्फ़ा रेज थे, अल्फ़ा रेडिएशन या अल्फ़ा रेज थे। तो इन ऑब्जर्वेशंस को जो है ना हम पढ़ते हैं। उसने तकरीबन तीन या चार ऑब्जर्वेशंस किए। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे, वो कह रहा था कि सारे रेडिएशंस जो निकलते हैं यानी सोर्स से निकलते हैं उनमें से अक्सर अनडिफ्लेक्टेड गुजरते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ पर जो है ना लगते भी नहीं है, डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होता। और उनमें से बाज़ रेडिएशंस जो है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं देखें, लेकिन बाज़ जो है ना छोटे से एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और बाज़ जो है ना बड़े यानी बहुत लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। उनमें से बहुत चंद ऐसे थे जो कि बाउंस्ड बैक हो गए और उसी रास्ते से वापस आए जिस रास्ते से वो गए थे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये सरसरी बताई, अब मैं उसको रिटन फॉर्म में भी समझाता हूँ कि उन्होंने 20,000 रेडिएशंस लिए हैं। उनमें जो है ना सारे रेडिएशंस जो है ना वो थे 20,000। इसमें से अनडिफ्लेक्टेड जो गुज़र गए, अनडिफ्लेक्टेड उसकी तादाद थी 19,990। 10 जो है ना वो डिफ्लेक्ट हो गए। 10 में से फिर 8 जो है ना वो लार्ज एंड स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, बाज़ स्मॉल और बाज़ लार्ज। वो कितने थे, तकरीबन 8। और जो बाउंस्ड बैक हो गए, बिल्कुल अपने रास्ते पर वापस हुए, बाउंस्ड बैक हो गए, वो कितने थे, 2 आउट ऑफ 20,000। 20,000 में से 2 वापस हो गए। ये उसके जो है ना क्या थे, ऑब्जर्वेशन थे। देखिए observation of Rutherford, he observed that when 20,000 radiations bombarded on gold foil, then most of the alpha rays means that 19,990 passed without any deflection। 20,000 में से 19,990 बगैर डिफ्लेक्शन के पास हो गए। अब इससे कंक्लूजन वो लेगा, वो मैं अलग बताऊंगा। Some alpha particles were deflected through small angles। उनमें से बाज़ जो है ना वो छोटे एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए, बाज़ इनमें से बड़े एंगल पर भी थे। और only 2 out of 20,000 अल्फा पार्टिकल्स वर बाउंस्ड बैक एट देयर ओरिजिनल पाथ। जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से चले गए। इन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या नतीजा अखज़ किया वो भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मोस्ट रेज वर पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी। उम्मीद है समझ आ रहा होगा कि ज़्यादातर रेज जो कि अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, इसका मतलब था कि ज़्यादातर वॉल्यूम जो एटम में हैं वो खाली हैं। एटम ने जो वॉल्यूम जो है ना कवर कर रखा है उनमें से ज़्यादा वॉल्यूम खाली हैं। ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर बाउंस्ड बैक। जो बाउंस्ड बैक हो गए, अपने रास्ते पर वापस आ गए, इट मीन्स दैट देयर इज स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन इनसाइड एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस जो है ना नक्स से निकला है और नक्स का मतलब है नट, और नट का मैं मतलब लेता हूँ अखरोट यानी गोल सा चीज़। तो इसका मतलब है एक छोटा सा गोल बॉडी एटम के अंदर पाई जाती है, लेकिन उसका साइज बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू मुकम्मल एटम। और उस गोल बॉडी के ऊपर जब रेडिएशंस गुजर रहे थे और उससे स्ट्राइक हो गए तो बाउंस्ड बैक हो गए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेम चार्जेस
रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस जो है ना आपस में रिपेल करते हैं, वो भी आगे मैं बात की वजाहत करता हूँ। उसने मज़ीद ये ऑब्जर्वेशन की दैट सम रेज वर डिफ्लेक्टेड, कुछ रेज जो है ना डिफ्लेक्ट हो गए। इट मीन्स देखो मैंने ये बात चूँकि दो तीन मरतबा पहले भी रिपीट किया ताकि समझ में आसानी से आए कि डिफ्लेक्ट हो गए। इन उसने ये ऑब्जर्वेशन जो उसने की उससे वो अब कोई मतलब निकाल रहा है कि क्या हो गया, कंक्लूजन दे रहा है। इट मीन्स दैट रेज पास्ड नियर न्यूक्लियस then some same charges, यानी अल्फा रेज एंड न्यूक्लियस पोजेस बोथ पॉजिटिव चार्ज। अल्फा रेज भी डबल पॉजिटिव चार्ज रखता है हीलियम न्यूक्लियाई जैसा, और जो है ना न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्रोटॉन की मौजूदगी की वजह से सो दे रिपेल ईच अदर, वो यानी एक दूसरे को रिपेल करती है, इस वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गए। वो एक दूसरे से दूर इसलिए चले गए, देखें जब वो जो है ना मतलब मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस पर से आ रहे थे, तो जब उसके करीब पहुंच गए मिसाल के तौर पर, तो जो रेडिएशन उसके करीब पहुंच गए ना तो वो जो है ना डिफ्लेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और रेस पर भी पॉजिटिव चार्ज था, तो यू नो दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, इस वजह से ये रिपेल हो गए। और कहते हैं कि डिफ्लेक्शन तो दो किस्म के हैं, जो रेज क्लोजली न्यूक्लियस के पास हो रहे थे तो वो डिफ्लेक्ट हो गए लार्ज एंगल पर, और जो ज़्यादा क्लोज न्यूक्लियस के नहीं जा रहे थे वो स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए। डियर स्टूडेंट्स, ये उसके हो गए रदरफोर्ड के जो है ना कंक्लूजन हो गई। अब उसने मेन पॉइंट्स उसकी मज़ीद वजाहत की, यानी बुलेट्स के फॉर्म में उसने पेश किया कि एटम जो है ना पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन पर मुश्तमिल है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं उस पोर्शन को। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। ये एक फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, इसके गिर्द जो है ना इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बहुत तेज़ी के साथ। जिस तरह के प्लैनेट सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस वुड रिक्वायर, वो सोच रहा था और कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब घूमता है, इसका मतलब है कि उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एनर्जी जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग जानते हैं, फोर्स विच कंपेल्स अ बॉडी टू मूव अराउंड। फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मतलब यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कंपेल करता है कि मेरे इर्द गिर्द घूमो। अब सवाल ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स देता कौन है, कहाँ से उसके पास आता है? तो हम कहते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना ये प्रोवाइड करता है क्या? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन पर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, सो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और इस अट्रैक्शन की वजह से जो है ना वो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स पूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसका कि न्यूक्लियस का साइज इंतहाई स्मॉल है, इंतहाई बमुकाबला एटम के साइज का। एटम का जो साइज होता है उसके मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम होता है ना एटम का वो ज़्यादातर एम्प्टी होता है। एटम जो है ना वो एज अ होल न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है ना वो तादाद में प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल हैं। और न्यूक्लियस जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ द एटम। ये एटम की जो एनर्जी होती है या जो उसका मास होता है वो सारा के सारा कहाँ पर होता है?
न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो है ना प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, और ये दोनों जो है ना वो हैवी पार्टिकल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि मेन यानी उसके बुलेट्स पॉइंट की समझ आ गई होगी। मैं रिपीट इसलिए नहीं करता कि वीडियो को मैं ज़्यादा मज़ीद लंबा नहीं करना चाहता, सीधे मैं उसके ड्रॉबैक्स की तरफ आता हूँ। रदरफोर्ड ने काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन इसके बावजूद चूँकि काम इनिशियल था, इस वजह से उसने भी गलती की है। वो सोच रहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन एटम का सिस्टम है, न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स का, ये सोलर सिस्टम जैसा है। इसकी रिजेम्बलेंस इसकी मुशाबहत जो है ना इसकी तरह होती है। तो वो देखें आप लोग कि उसने कौन सी गलतियाँ की थी। हिज मॉडल इज़ बेस्ड ऑन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन विच आर एप्लीकेबल टू द न्यूट्रल बॉडीज़। देखिए, वो कह रहा था कि ये जो मतलब यानी अर्थ की ग्रेविटी है, इस तरह जो वो काम यानी करता है, उसके गिर्द जो प्लैनेट्स घूमते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह घूमते हैं। लेकिन बात यह है कि लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन ये तो न्यूट्रल बॉडीज़ पर एप्लीकेबल हैं, ये एटम में जो है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर एप्लीकेबल नहीं है। चार्ज बॉडीज़ पर जो है एप्लीकेबल नहीं है। मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडीज़ जब हैं और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक फिर ऐसी चीज़ जो है ना वो एनर्जी एमिट करती है लगातार। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसे एनर्जी एमिट करना चाहिए, लेकिन जब वो एनर्जी लगातार एमिट करेगा फिर तो आखिरकार वो अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में फॉल होगा, गिरेगा। ताहम ऐसे कभी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ नहीं है। अगर ऐसे होता तो आज शायद दुनिया न होती। If electrons radiate energy, they say he said that electrons radiate energy continuously. इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खारिज करते हैं, जिस तरह के ऊपर वो बता रहा था। तो फिर वो जो है ना स्पेक्ट्रम जब देगा, एनर्जी का स्पेक्ट्रम वो देगा, रेडिएशन जब खारिज करेगा तो वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम होगा। कंटिन्यू स्पेक्ट्रम डियर स्टूडेंट्स, मैं तो ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना चाहता। जब स्पेक्ट्रम कंटिन्यू स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? जिसमें गैप नहीं होता, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होते। जिस तरह के मैं मिसाल दे दूँ, रेम्बो होता है, कौसे कज़ा होता है, जो एक दूसरे के ऊपर होता है। अभी एक लाइट ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू होता है, दूसरा ख़त्म नहीं होता, तीसरा शुरू होता है, उसमें गैप नहीं होता, जिस तरह के मैंने यहाँ पर बनाया। दूसरा मैं एक मिसाल देता हूँ, देखें इस तरह, देखें कि इसमें जगह खाली जगह नहीं है, एक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दूसरा शुरू हो गया, दूसरा ख़त्म नहीं है और तीसरा शुरू हुआ। तो इसे ऐसे जब रेडिएशंस निकलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। लेकिन वो कह रहा था जब वो एनर्जी कंटिन्यूसली खारिज करता है तो उसको कंटिन्यू स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जो है ना वो लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था, जिसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम इस तरह होता है, देखिए ये प्रिज्म है, इनमें से रेडिएशंस निकलते हैं लाइन की तरह, और दरमियान में जो है ना वो भी होता है, डार्क स्पेस भी होता है। ये जो वाइट दिख रहा है ये आप डार्क समझे, मतलब अंधेरा समझे, और ये लाइट के जो है ना लाइंस समझे। तो वो ऐसा स्पेक्ट्रम दे रहा था, ये भी उसकी एक गलती थी। रदरफोर्ड ने जो है ना मज़ीद बात यह है कि उसने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोई मालूमात नहीं दी। एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसने कोई बात नहीं की है, वो इस पर खामोश है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये बहुत लंबा टॉपिक था 9th कोर्स के हिसाब से, लेकिन उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और समझ आ रहा होगा। अगर कुछ फिर भी कुछ मसला है तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका भरपूर जवाब देने की कोशिश करूँगा।